हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आयनिक इक्विलिब्रिया के बारे में पढ़ेंगे। उसके अंतर्गत हम मुख्य रूप से ऑरिनियस थ्योरी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। जितने भी आयोनिक या हाईली पोलर नॉन आयनिक पदार्थ होते हैं उनको अगर हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करें तो वो आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं। ऐसे ही पदार्थों को हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। और जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जितने भी आयंस प्रेजेंट होते हैं वो ही इलेक्ट्रिक कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल या उत्तरदायी होते हैं। जो इलेक्ट्रिक कंडक्शन होता है वो मुख्य रूप से इलेक्ट्रोलाइट्स के नेचर पर, उसकी कॉन्सेंट्रेशन पर और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो इस प्रकार से वे सभी कंपाउंड्स जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वा सॉल्यूशन होते हैं उनको हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, जबकि दूसरे वे सभी कंपाउंड्स जो कि इलेक्ट्रिसिटी को बहुत ही कम कंडक्ट कर पाते हैं उसको हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि ऑरिनियस ने इलेक्ट्रोलाइट्स की प्रॉपर्टीज की व्याख्या करने के लिए 1884 में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया था जिसे हम ऑरिनियस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन या विद्युत अपघटनीय वियोजन सिद्धांत कहते हैं। आज हम इस सिद्धांत के पोस्टुलेट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो पोस्टुलेट है कि एन इलेक्ट्रोलाइट व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर breaks up into the two types of the charged particles, one carrying a positive charge and the other a negative charge. These charged particles are called ions. Positively charged ions are termed cations and negatively charged as anion. कि जब किसी इलेक्ट्रोलाइट को वाटर या किसी अन्य पोलर सॉल्वेंट में घोला जाता है तो वह दो प्रकार के आवेशित कणों में वियोजित या आयोनाइज्ड हो जाता है। ये जो आवेशित कण होते हैं चार्ज पार्टिकल्स, इनको हम आयंस कहते हैं। जो चार्ज पार्टिकल जिन पर प्लस चार्ज होता है उसको हम कैटायन और जिन पर माइनस चार्ज होता है उसको हम एनायन कहते हैं। ये देखिए, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट सपोज NaCl है, वो आयनाइज्ड होगा तो Na बनाएगा और Cl बनाएगा। जिस पर प्लस चार्ज है उसको हमने यहाँ पर इसको धनायन बोला कैटायन, और जिसके ऊपर माइनस चार्ज होता है उसको हम यहाँ पर एनायन कहते हैं। तो जो पहली अवधारणा थी ऑरिनियस थ्योरी की वो हमने डिस्कस की। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर हम इसके मॉडर्न फॉर्म को देखें तो द थियरी अज्यूम्ड दैट, क्या अज्यूम किया गया, हम बात करेंगे सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट्स की। जो सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो आयंस से मिलकर के बने होते हैं और उनमें जो आयंस होते हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट्स आर कंपोज्ड ऑफ आयंस which are held together by electrostatic force of attraction. तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स को
जब हम किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो ये जो फोर्स होते हैं उनके बीच में, आयंस के बीच में, वो कमज़ोर हो जाते हैं और इस प्रकार से इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन हो जाता है या वियोजन हो जाता है और वियोजन के फलस्वरूप सॉल्वेटेड आयंस प्राप्त होते हैं। देखिए A+B- ये किस रूप में है यहाँ पर? ये कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है मान लीजिए और A+ और B- में ये वियोजित होता है। लेकिन यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि अगर वो सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट है तो वहाँ पर उन दोनों के बीच का जो अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसकी वजह से ये एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। लेकिन जब इनको हम सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो इनके बीच का जो अट्रैक्शन है वो कमज़ोर हो जाता है और ये इस प्रकार से सॉल्वेटेड आयंस बना लेते हैं। देखिए A+ एक्वस के साथ मिलकर के इसने एक सॉल्वेटेड आयन बनाया और B- ने भी एक्वस के साथ इसके साथ मिलकर के सॉल्वेटेड आयन बनाया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट समझने वाली बात है। अगला देखिए, अगली अवधारणा क्या है? द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ द मॉलिक्यूल्स इनटू द आयंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड द आयोनाइजेशन। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है कि आयनीकरण किसको कहते हैं, आयोनाइजेशन किसे कहते हैं। तो वह प्रक्रिया जिसमें कोई भी इलेक्ट्रोलाइट होता है वो आयंस में स्प्लिट हो जाता है या वियोजित हो जाता है, इसको हम आयोनाइजेशन कहते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन सॉल्यूशन एज आयंस इज नोन एज द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम किसे कहते हैं। तो सिंपल सा फॉर्मूला इसका याद करिए कि डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम पहली बात हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं और अल्फा बराबर होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएटेड इन आयंस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स। देखिए जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनके जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे के सारे वियोजित नहीं होते। तो कुल विद्युत अपघट्य का वह अंश जो कि वियोजित होता है उसको हम वियोजन की मात्रा कहते हैं। अब वियोजन की मात्रा को हम कैसे निकालें कि कुल विद्युत अपघट्य का वह अंश यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को तो आप लिखोगे और लेकिन ऊपर आपको क्या लिखना पड़ेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिसोसिएटेड इनटू द आयंस, यानी कुल अणुओं की संख्या में से कितने अणु की संख्या या कितने अणु आयंस में वियोजित हुए। तो इसको हम कहेंगे वियोजन की मात्रा। आयंस में वियोजित होने वाले अणु की संख्या डिवाइड बाय कुल अणु की संख्या। तो इस प्रकार से हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या वियोजन की मात्रा हम निकालते हैं। It has been observed that all electrolyte do not ionize to the same extent। हम ये क्या देखते हैं कि सारे के सारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो आयोनाइज्ड नहीं होते हैं, उसमें से कुछ इलेक्ट्रोलाइट ही आयोनाइज्ड होते हैं और क्योंकि डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन कई नंबर ऑफ फैक्टर्स पर निर्भर करता है। अगला अवधारणा आप देखिए कि कोई भी सपोज ये AB इलेक्ट्रोलाइट है और वो आयोनाइज्ड होता है A+ और B- में। अब यहाँ पर हम लगाएंगे द लॉ ऑफ मास एक्शन। इसके लिए ये आपने 11th क्लास में आप पढ़ते थे कि लॉ ऑफ मास एक्शन इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करके हम इसको लिखते हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ions present in solution constantly reunite to form a neutral molecules
and thus there is a state of dynamic equilibrium between the ionized and non-ionized molecule. कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है जब वो आयनाइज्ड होता है तो A+ और B- में डिसोसिएट हो जाता है और इनके बीच में एक इक्विलिब्रियम सेटअप होता है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच में, जिसको हम K से रिप्रेजेंट करते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि विलयन में आयन पुनः संयोग करके अनायनित अणु बनाते हैं। इस प्रकार से आयनित और अनायनित अणुओं के बीच में एक गतिक साम्य या डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है। तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट AB के लिए हम K = लिखेंगे A+B- अपॉन AB। और इस K को हम क्या कहते हैं? इस K को हम कहते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट। इस आयोनाइजेशन कांस्टेंट का मान स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ज्यादा होता है, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए इस आयोनाइजेशन कांस्टेंट का मान कम होता है। जितने ज्यादा आयोनाइजेशन कांस्टेंट का मान होगा उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग होगा। नेक्स्ट देखेंगे हम कि जब an electric current is passed through the electrolyte solution, the positive ions moves toward the cathode and the negative ions moves toward the anode and get discharged, that is electrolysis occur। कि जब विलयन पर विद्युत विभव लगाते हैं तो धनायन कैथोड की तरफ और ऋणायन एनोड की तरफ चलते हैं। इस प्रकार से उस विलयन में विद्युत का संचालन होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस हो जाता है और आयंस का मूवमेंट होता है टुवर्ड्स द अपोजिट इलेक्ट्रोड्स की तरफ। तो इसीलिए विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। द आयंस आर डिस्चार्ज ऑलवेज इन इक्विवेलेंट अमाउंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमेशा वो एक इक्विवेलेंट अमाउंट में ही डिस्चार्ज होते हैं, नो मैटर व्हाट देयर रिलेटिव स्पीड्स आर। ठीक है, तो ये हमने बात की थी पोस्टुलेट्स ऑफ द ऑरिनेस थ्योरी की। अब हम बात करेंगे कि जो ऑरिनेस का सिद्धांत दिया गया था उसके पक्ष में क्या प्रमाण है हमारे पास, एविडेंसेस इन फेवर ऑफ ऑरिनेस थ्योरी। तो हम यहाँ पर 4 प्रमाण को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहला प्रमाण है कंडक्टेंस एंड इलेक्ट्रोलिसिस। हम चालकता और विद्युत अपघटन को देखें तो हम पाएंगे कि जो इलेक्ट्रोलाइट का एक्वा सॉल्यूशन होता है, जली विलयन होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। पहली बात, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट जितने भी होते हैं वो वियोजित होते हैं एक्वा सॉल्यूशन में, और वियोजन के फलस्वरूप वो आयंस देते हैं। और जो मोबाइल आयंस हमें प्राप्त होते हैं कैटायन और एनायन, वो आयंस अपोजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ जाकर के एक्यूमुलेट हो जाते हैं और विलयन में विद्युत का प्रवाह होता है। तो ये एक सबसे बड़ा प्रमाण है कि कंडक्टेंस और इलेक्ट्रोलिसिस दिखाई देना ही एक प्रकार से ऑरिनेस थ्योरी का के फेवर में एक प्रमाण होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि आयोनिक रिएक्शंस। द प्रेजेंस ऑफ आयंस इन एक्वा सॉल्यूशन इज एविडेंट ऑफ इनऑर्गेनिक रिएक्शंस। कि जितनी इनऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं उनमें एक्वा सॉल्यूशन में आयंस का उपस्थित होना सबसे बड़ा प्रमाण है। इसे हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि क्वेश्चन आपके आता है कई बार कि सिल्वर नाइट्रेट जो होता है वो HCl के साथ तो वाइट PPT देता है, लेकिन इथाइल क्लोराइड के जली विलयन के साथ किसी प्रकार का अवक्षेप नहीं देता है। इसका कारण क्या है कि सिल्वर नाइट्रेट और HCl ये कंप्लीटली आयोनाइज्ड होते हैं और इस प्रकार से सिल्वर क्लोराइड का वाइट अवक्षेप हमें प्राप्त होता है, लेकिन इथाइल क्लोराइड का जली विलयन आयनित नहीं होता है, आयोनाइज्ड नहीं होता है,
इससे हमें आयंस नहीं प्राप्त होते हैं, इसीलिए यह सिल्वर नाइट्रेट के साथ अवक्षेप नहीं देता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा एविडेंस हो गया इन फेवर ऑफ ऑरिनियस थ्योरी। अगला हम बात करेंगे हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की। जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं उनकी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन वो होती 13.7 किलो कैलोरी। एक कांस्टेंट वैल्यू होती है प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की उदासीनीकरण ऊष्मा का मान। मीन्स जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं वो कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं। किसी भी सॉल्यूशन में अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है तो उनका आयोनाइजेशन कंप्लीट होता है, और इसी वजह से उदासीनीकरण प्रक्रिया में अगर H+ के 1 मोल और OH- आयंस के अगर 1 मोल भाग लेते हैं तो उदासीनीकरण ऊष्मा का मान भी स्थिर रहता है। तो इस प्रकार से ये भी इसके फेवर में एक प्रमाण है। लास्ट हम डिस्कस करेंगे चेंज इन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस विद डाइल्यूशन। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस मतलब तुल्यांकी चालकता। तुल्यांकी चालकता का तनुकता पर क्या प्रभाव होता है। जैसे जैसे विलयन का डाइल्यूशन बढ़ता है तो इलेक्ट्रोलाइट का जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है वो वियोजन की जो मात्रा होती है वो बढ़ती जाती है, और वियोजन की मात्रा बढ़ने की वजह से हम जानते हैं कि तुल्यांकी चालकता किस पर डिपेंड करती है, आयंस की संख्या पर। तो जितने ज़्यादा आयंस होंगे तुल्यांकी चालकता का मान भी बढ़ता जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीजेज विद डाइल्यूशन। अनंत तनुता पर चूंकि इलेक्ट्रोलाइट्स कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाता है, इसलिए तुल्यांकी चालकता का मान भी अधिकतम होकर के बाद में कांस्टेंट हो जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं तनुता के साथ साथ डाइल्यूशन के साथ साथ तुल्यांकी चालकता के मान में परिवर्तन होता है। मीन्स इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन होता है और वो एक बड़ा प्रमाण बनता है इन फेवर ऑफ ऑरिनियस थ्योरी। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आज हमने आयनिक इक्विलिब्रिया के फर्स्ट पार्ट के अंतर्गत ऑरिनियस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएशन पढ़ा, और साथ में उसके फेवर में हमने कुछ एविडेंसेस या प्रमाण भी हमने स्टडी किए। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।